रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार लवण उसको पढ़ने वाले हैं। अम्ल क्षार लवण इस चैप्टर को हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट ये आपका इस चैप्टर का नाम है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें जो उपयोग होने वाले पदार्थ हैं जिसको हम लोग अम्ल क्षार बोलते हैं, वे हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और हमारा बॉडी भी इसी एसिडिक और बेसिक माध्यम में काम करता है। यानी हमारा बॉडी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो भी सही तरीके से संचालित नहीं होगा, और यदि ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तो भी सही तरीके से संचालित नहीं होगा। हमारे अमाशय या पेट की जो पेट होता है उसके कुछ हिस्सों में आपका एसिडिक नेचर और कुछ हिस्से जो होते हैं वो आपका बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोग इस चैप्टर को इस लिहाज से भी पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में भी ये उपयोग में आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, उसके बारे में पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। 10th वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आते हैं, पहले हम लोग जानते हैं, देखिए अम्ल के बारे में। अम्ल आपका क्या है? एसिड है ये। इसको इन इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं। और ये ज़्यादातर देखिए साइंस का कुछ हिस्सा जो है ना, ज़्यादातर ये भाषा जो है वो आपका ना लैटिन यानी ग्रीक वाले देश से लिया गया है। तो इसका जो भाषा है वो आपका ग्रीक वाले देश से लिया गया है, जहाँ इस अम्ल को एसिड जो है ये वर्ड ना एसियर वर्ड से आया। आपका ये जो वर्ड है आपका वो किससे आया है? एसियर वर्ड से आया है। एसियर का मतलब वहाँ ग्रीक लैटिन भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको खट्टा पदार्थ। एसियर, कहीं कहीं ना आप एसिडस भी देखते हैं। यही आपका क्या है, जो एसिड है आपका वो एसियर वर्ड से भी आया, और कहीं कहीं आप इसको देखिएगा कि एसिडस वर्ड से भी आया है। जहाँ एसिडस का लैटिन भाषा में, ग्रीक देश की भाषा है लैटिन। लैटिन जो आपका है ये क्या है आपका, ये ग्रीक देश की भाषा आपका, समझ जाओ वो क्या है, उस भाषा में हम लोग एसिडस या एसियर बोलते थे, और इसका अर्थ यहाँ पर होता था खट्टा पदार्थ। तो इसको हम लोग ऐसे जानते हैं कि खट्टे पदार्थ को हम लोग अम्ल बोलते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सारे खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं। कुछ ऐसे अम्ल मिलेंगे जो आपका खट्टा नहीं होगा, यानी उस स्वाद में हम लोग स्वाद के जरिए उसको पूरी तरह से पहचान नहीं पाएंगे। उसके लिए हम लोग और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें पहचानने के लिए अपना अपना एक नियम दिया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम ना ये अम्ल के बारे में बस इतना जान लिया। अभी हम क्षार के बारे में भी जानेंगे, लवण के बारे में भी। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि इसका इंडिकेटर कौन है, कौन सा पदार्थ ऐसा है जिससे हम इंडिकेट कर पाते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है। तो ये तीनों को विस्तार से अध्ययन करने के पहले हम ना इंडिकेटर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचक, जो हमें क्या देता है, अम्ल क्षार लवण की सूचना देता है। जो पदार्थ हमें अम्ल क्षार लवण की सूचना देता है उसको हम लोग बोलते हैं सूचक। तो पहले हम ना इंडिकेटर या सूचक के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम आते हैं इस पे सूचक के बारे में। पहले इंडिकेटर जान लेते हैं। सूचक, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, सूचक। तो देखिए सूचक किसे बोलते हैं? वैसा पदार्थ जो सूचना देता है। किसकी सूचना देता है? अम्ल क्षार लवण की सूचना देता है। वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं सूचक, जो हमें क्या देगा, ये जो आपका हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत जो आएगा, पदार्थ का जो प्रकृति है अम्ल क्षार लवण, ये तो ज्यादातर ये प्रकृति तो ये दोनों के मिलने से लवण बनता है। तो अम्ल क्षार की जो जानकारी देता है उसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। सूचक का डिफिनेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की सूचना देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे सूचक, इंडिकेटर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ सूचक है, फिर इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे।
तो सूचक के रूप में देखिए हमारे पास ना बहुत सारे पदार्थ हैं, जिसमें से कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं, यानी प्राकृतिक स्रोत है जो क्या देता है, अम्ल क्षार लवण की सूचना देता है। इसमें प्राकृतिक पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा, पहले आ जाता है हल्दी, फिर दूसरा आता है आपका गाजर, फिर तीसरा आता है सलजम, सलजम, फिर चौथा आपका आता है पत्ता गोभी। इसको ना हम लोग बोलते हैं पत्ता गोभी है, इसको हम लोग लाल पत्ता गोभी बोलते हैं यहाँ पे। देखिए पत्ता गोभी का भी एक प्रजाति होता है जो पूरी तरह से लाल हो जाता है, वो ना इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, लाल पत्ता गोभी। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ फूल जो है हमारे पास, जैसे एक बोलते हैं रोज गुलाब, इसी को ना हम लोग दूसरे गुलाब जो चाइना वगैरह चीन जो है वो आपका गुलाब का इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं चाइना रोज। फिर हमारे पास है चाइना रोज, फिर हमारे पास है हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया फूल का नाम है। फिर इसी तरह है पिटूनिया, फूल का नाम है। फिर इसी तरह हमारे पास है जिरानियम, ये भी आपका फूल का नाम है। फिर एक हम लोग जानते हैं फूल में और आता है गुलदावदी, गुलदावदी ये फूल में आता है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम लोग ये करते हैं भूमिगत होता है, जैसे प्याज, फिर आपका होता है लौंग, फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक होता है वैनिला। तो ये सारे ना, ये सारे पदार्थ जो है वो अम्ल क्षार लवण की सूचना देता है। ये सारे पदार्थ जो आपका वो अम्ल क्षार लवण की क्या अम्ल क्षार की क्या देता है, सूचना देता है, लवण की सूचना नहीं देता है। लवण तो ये सम्मिलित रूप से हम लोग ये प्राप्त करते हैं, अम्ल और क्षार की सूचना देता है हल्दी, गाजर, सलजम, पत्ता गोभी, गुलाब का फूल अभी बताया, चाइना रोज इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे चाइना रोज। फिर आपका यहाँ पे हाइड्रेंजिया है, फिर पिटोनिया है, जेरानियम है, गुलदावदी है, फिर प्याज, लौंग, वेनिला। और ना तीन ये तो प्राकृतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध इंडिकेटर है। उसके अलावा हमने कुछ इंडिकेटर को बनाया है मिश्रित करके। उनमें से 3 इंडिकेटर का नाम, एक है लिटमस पत्र, एक आपका क्या है लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र। एक का नाम है फिनोल्फथीलीन, और एक तीसरे का नाम है आपका मिथाइल ऑरेंज, कहीं कहीं मेथिल ऑरेंज लिखा रहेगा आपका, मेथिल ऑरेंज। तो ये ना इतना हमारे पास इंडिकेटर है जो हमें अम्ल क्षार की सूचना देता है। फिर से देख लेते हैं एक बार हम, हल्दी, गाजर, सलजम, लाल पत्ता गोभी बोलते हैं उसको हम लोग, गुलाब, चाइना रोज, वही है गुलाब को यहाँ चाइना रोज लिखा है, चाइना में बोला जाता है इसको, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, गुलदावदी, और यहाँ आपका हो जाएगा प्याज, लौंग, वेनिला, लिटमस पत्र, फिनोल्फथीलीन, मेथिल ऑरेंज। इतना इंडिकेटर है। अब इसी इंडिकेटर को ना हम लोग पार्ट वाइज इसको हम लोग बांट दिए हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है कि कौन गंधीय सूचक है, फिर क्वेश्चन पूछता है कौन प्राकृतिक सूचक है, कौन संश्लेषित सूचक है, इस तरह का सवाल आता है। तो हम ना इन तीनों को आगे इंडिकेटर को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। इंडिकेटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में, हम उन चारों का अध्ययन करेंगे। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग आगे जानते हैं। इंडिकेटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिकेटर यानी सूचक जो है उसको ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला पार्ट का नाम है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। दूसरे वाले का नाम है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं, तीसरा वाला जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। और चौथा वाला आपका जो है वो है आपका सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक। फिर से जान लेते हैं हम लोग इंडिकेटर को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। कौन कौन, पहला है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा है आपका संश्लेषित सूचक, तीसरा आपका है गंधीय सूचक, और चौथा आपका है सार्वत्रिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे बोलते हैं, वैसा सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मुफ्त में मिला है, या फिर बोल सकते हो हमें वायुमंडल में मिला है, हमारे जैव मंडल में उपहार स्वरूप गिफ्टेड मिला है,
वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में वो आ जाएगा जो हमें गिफ्टेड मिला है और उससे हम लोग सूचना लेते हैं, किसकी? अम्ल क्षार लवण की सूचना लेते हैं। तो जिससे हम लोग अम्ल क्षार लवण की सूचना लेते हैं प्राकृतिक पदार्थ, वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा सीधे उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है, वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन आ जाएगा? हल्दी आ जाएगा आपका, गाजर आ जाएगा आपका, फिर इसके बाद चाइना रोज आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद पत्ता गोभी आ जाएगा, लाल पत्ता गोभी। ये आपका क्या है? ये सब सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। यहाँ पे ये चारों का हम जिक्र कर दे रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक, एटीसी कर देते हैं इत्यादि इतना में। ये आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक है। कौन कौन? हल्दी, गाजर, चाइना रोज, लाल पत्ता गोभी, ये हमें प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिला है। ऐसा देखते हैं कि कभी कभी आपका क्या हो जाता है? कपड़े पे ना धब्बा लग जाता है। दाग धब्बा लग जाने के कारण जब हम इसको पुनः ये करते हैं, पुनः सफाई के दौरान हम लोग ये करते हैं, तो ये ना जो है आपका वो, जैसे हम इसके ऊपर साबुन का ये झाग वगैरह से सफाई करते हैं, तो ये ना लाल भूरा रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? लाल भूरा रंग का हो जाता है, हल्दी से रिलेटेड जो रहता है। तो हल्दी जो है ना, क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बनाता है? लाल भूरा रंग। वही है ये इंडिकेटर जो आपका हल्दी का रंग मतलब ये कपड़े वगैरह पे लगा रहता है, तो उसके कारण जब हम उसके ऊपर साबुन रगड़ते हैं तो वो क्या देता है? लाल भूरा रंग दे देता है, वो जो धब्बा के तौर पे आ जाता है। ये लाल भूरा रंग क्या है आपका? इस बात का संकेत है कि प्राकृतिक सूचक जो इंडिकेटर उसने मतलब ये है कि इसमें आपका ये गुण पाया जाता है इंडिकेशन का, सूचना का, कि हमने उसके ऊपर क्षार का ये लगाया, क्षार को सर्जित किया है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये प्राकृतिक सूचक हो गया इतना पे। अगला है आपका संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या है आपका? संश्लेषित सूचक वैसे सूचक को बोलेंगे जो प्राकृतिक सूचक और रसायनों के मिलने से बना है, यानी केमिकली तौर पे हम उसे बनाए हैं। प्राकृतिक सूचक का कुछ भाग लेकर कुछ आपका रसायनों के द्वारा हम जो बनाए हैं उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में हम 3 नाम को याद रखेंगे, मुख्य रूप से हम 3 नाम को याद रखेंगे। एक का नाम है आपका लिटमस पत्र, एक का नाम है आपका लिटमस पत्र, दूसरे का नाम है फिनॉल थेलिन, और तीसरे का नाम है आपका मिथाइल ऑरेंज। तीसरे का नाम क्या है आपका? मिथाइल ऑरेंज, ये तीसरे का नाम है। इन तीनों के बारे में पहले हम जानते हैं, ये तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, ये तीनों जो इंडिकेटर है उसके बारे में। तो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं लिटमस पत्र। अगला हम ये लेते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ये 3 का नाम फिर से, लिटमस पत्र, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं फिनॉल थेलिन, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये तीनों के बारे में जान लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। मिथाइल ऑरेंज, और इसी को हम बताए हैं कि कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा मेथिल ऑरेंज, ऐसे आपका लिखा रहेगा। तो पहले हम लोग आते हैं लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र जो है आपका जो संश्लेषित है वो बना किससे है? वो बना है आपका थैलेफाइटा समूह के पौधों से। थैलेफाइटा समूह के पौधों से, थैलेफाइटा समूह का पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन, LITCHEN, लाइकेन। ये आपका थैलेफाइटा समूह का एक पौधा है जो आपका लाइकेन है। ये एक शैवाल है। ये क्या है आपका? शैवाल है। ये ना एक शैवाल है। शैवाल हम लोग देखते हैं आसपास में भी रहता है, जिसको हम लोग शैवाल का बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से एक शैवाल को हम लोग वैसे जगह पे देखते हैं जहाँ पे पानी का स्रोत लगातार बहते रहता है। चापाकल के आसपास जो हम लोग भूरे रंग का शैवाल देखते हैं, तो भी खास प्रकार का शैवाल है। कुछ शैवाल का इस्तेमाल हम लोग भोजन के तौर पे भी करते हैं, खाने के तौर पे करते हैं। अंतरिक्ष यात्री शैवाल का इस्तेमाल भोजन के तौर पे करता है, क्योंकि वहाँ भोजन की ज़्यादा मात्रा को हम लोग व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, इसलिए शैवाल से हम लोग ज़्यादा एनर्जी निकाल के उसका उपयोग हम वहाँ पे अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये आपका शैवाल से आया है, ये लाइकेन पौधा, और इससे बना है। ये ना बैगनी रंग का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। बैगनी कलर का होता है आपका शैवाल लाइकेन। लेकिन इसको हम लोग एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं केमियोलॉजी।
केमियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम केमिकल का इस्तेमाल करके हम उस वाले पदार्थ को दूसरे कलर में बदलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमियोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? केमियोलॉजी। और ये बैगनी कलर का जो लाइकेन पौधा होता है, उससे हम जो ये लाइकेन से बैगनी कलर का रसायन निकाला जाता है, उस रसायन से ना हम लोग दो तरह के पत्र तैयार करते हैं। एक को बोलते हैं नीला लिटमस पत्र और एक को बोलते हैं लाल लिटमस पत्र। एक नीला लिटमस पत्र है और दूसरा आपका क्या है? लाल लिटमस पत्र। एग्जाम का सवाल ये बना था आपका कि ये किस पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पत्र जो है वो किस पौधे से निकाला जाता है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग थैलेफाइटा ग्रुप का नाम है। पौधा हम लोग याद रखेंगे लाइकेन, और लाइकेन से किस रंग का होता है? ये सूचक रियली यानी वास्तविक तौर पे आपका किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। लेकिन इसे हम बनाते हैं अम्ल और क्षार का विभेद करने के लिए, इसे हम नीला लिटमस पत्र में और लाल लिटमस पत्र में बनाते हैं। तो ये आपका लिटमस पत्र का ये टाइप हो गया। आगे हम लोग जानेंगे कि अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल की पहचान नीला लिटमस पत्र से होता है और क्षार की पहचान लाल लिटमस पत्र से होता है। तो इतना पहले अभी लिटमस पत्र के बारे में जानेंगे, फिर आगे जानेंगे। अगला है फिनॉल थेलिन। बस इतना हम इसका नाम ही याद रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम ये याद रखेंगे कि बनता किससे है। तो ये बनता है फिनॉल, ये बनता है फिनॉल से, और इसको बोल सकते हैं हम लोग पैथेलिक एनहाइड्राइड। पैथेलिक पी लगा रहता है लेकिन थैलिक पढ़ा जाता है उसको, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड इससे बनता है बस। लेकिन ये याद नहीं रखेंगे, 10 के दृष्टिकोण से ये वाला पॉइंट याद रखने योग्य नहीं है, लेकिन इसका उपयोग आगे ना होता है। एग्जाम आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो मिथाइल ऑरेंज तीसरा है आपका। ये जो बनता है आपका मिथाइल ऑरेंज है, ये डायमिथिलीन का है, डायमिथिलीन। ये डायमिथिलीन का अवयव है। डायमिथिलीन का इस्तेमाल इसमें हम लोग करते हैं। डायमिथिल एनिलीन है, डायमिथिल एनिलीन, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें मिथाइल ऑरेंज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये केमिकली तौर पे है। लिटमस पत्र को जान गए हम लोग फिर से। थैलेफाइटा समूह से आपका है, और वो किस पौधे से निकाला गया है? लाइकेन वाले से। और वो क्या है? एक शैवाल है एक टाइप का। किस कलर का होता है? वो बैगनी कलर का होता है। और हम किस प्रोसेस से? केमियोलॉजी प्रोसेस से हम नीला लिटमस पत्र के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। फिनोल्फिलीन याद रखेगा, फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड का मिश्रण है। मिथाइल ऑरेंज जो आपका है मेथिल ऑरेंज, और डायमिथाइल एलिनिल। एनिलीन आपका क्या है? बेंजीन का एक सबस्टांस है। इस तरह का बेंजीन जो होता है उसका सबस्टांस है। तो ज्यादा इसमें याद नहीं रखना हम लोगों को, बस ये याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज एक आपका क्या है? संश्लेषित सूचक है। अब हम लोग इस पे आते हैं। देखिए जहां पे हम लोग थे पहले, हम बता रहे थे यहाँ पे लिटमस पत्र के बारे में, ये तीनों के बारे में जान गए, लिटमस पत्र, फिनॉल, थेलिन, और आपका तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। अब हम अगला जो जानेंगे गंधीय सूचक। नेक्स्ट क्या है आपका? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में क्या होता है कि वैसा पदार्थ वैसा इंडिकेटर जो गंध के जरिए हमें अम्ल, क्षार, लवण की सूचना देती है। अब जैसे देखिए गंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सूचना देने के लिए, तो गंधीय सूचक के तौर पे हम लोग ना 3 पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से पहला है प्याज। प्याज देखिए, हम लोग प्याज देखते हैं कि प्याज में क्या होता है? सल्फर की मात्रा पाई जाती है, और सल्फर क्या है? गंधीय पदार्थ है। सल्फर ना महकता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग गंधक में करते हैं, जो S8 के नाम से जाना जाता है। सल्फर का S8 जो होता है उसके नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गंधक, उसका है। तो आपका गंधीय सूचक के तौर पे किसका इस्तेमाल होता है? प्याज का। और फिर है लौंद। लौंद हम लोग जानते हैं, कली जो होता है, कली पुष्प कलिका से निकलता है लौंद, वो आपका लौंद है। तीसरा ना वेनिला। वेनिला का फ्लेवर हम लोग ज्यादातर आइसक्रीम वगैरह में भी देखते हैं, जिसको हम लोग वेनिला फ्लेवर बोलते हैं। तो ये ना इंडिकेटर है आपका, किस बात का इंडिकेटर है? गंधीय सूचक है अम्ल, क्षार, लवण की। अगला है सार्वत्रिक सूचक। तो तीनों क्लियर हो गया। प्राकृतिक, संश्लेषित हम लोग जाने कि इसमें संश्लेषित में क्या था कि ये मिला के बनता है, प्राकृतिक वाले और उससे मिला के बनता है। तो उसका हम लोग संश्लेषित सूचक का यदि डिफिनेशन देना लगे तो हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक पदार्थ और रसायनों के मिलने से बनाया गया सूचक क्या कहलाता है? आपका संश्लेषित सूचक कहलाता है। गंधीय सूचक का डिफिनेशन, वैसा सूचक जिसकी गंध से हमें अम्ल, क्षार, लवण की
अम्ल क्षार की जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक। इस चौथा है आपका सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक किसको बोलते हैं? सार्वत्रिक सूचक देखिए क्या है, सार्वत्रिक सूचक ये ना सारे सूचक को मिला के, यूनिवर्सल बोल सकते हैं हम लोग, सारे सूचक को मिला के एक नया इंडिकेटर, ये नया सूचक बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक में सारे को मिलाया जाता है और इसकी खास बात यह है कि सारे सूचक ना जानकारी देता है आपका। सार्वत्रिक सूचक में, यहां देखिए फिर से लिख देते हैं, सार्वत्रिक सूचक, सारे सूचक ना जानकारी देता है अम्ल क्षार लवण की, लेकिन ये जो आपका सार्वत्रिक सूचक है वो इस बात की भी जानकारी देती है कि वो अम्ल कितना ज्यादा हैवी या कितना ज्यादा ताकतवर है। क्षार की जानकारी देती है कि कितना ज्यादा वो ताकतवर है। अम्ल और क्षार दोनों का एक तो जानकारी भी देती है, सूचना भी, और उसमें वो इंटेंसिटी भी बताते हैं कि कितनी तीव्रता का है। तो सार्वत्रिक सूचक का डिफिनेशन लिखना रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से हम बोल देते हैं। सार्वत्रिक सूचक का डिफिनेशन होगा वैसा सूचक जो अन्य सारे सूचक को मिलाने से बनता है, कहलाता है आपका सार्वत्रिक सूचक। और ये क्या करता है, सूचना के साथ साथ ये इस बात की जानकारी देती है कि अम्ल क्षार की कितनी तीव्रता थी। सारे सूचक को मिलाकर, सारे सूचक जैसे आपका फिनोल्फिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस पत्र है, ये सारे को मिलाकर, सारे सूचक को मिलाकर बना सूचक, सारे सूचक के मिलने से, ऐसा लिख देते हैं, सारे सूचक के मिलने से, ऐसा, सारे सूचक के मिलने से बना सूचक सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। सूचक सार्वत्रिक सूचक कहलाता है, सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। और ये किस बात की जानकारी देती है, सूचना, अम्ल क्षार के साथ तीव्रता की जानकारी देती है। अम्ल क्षार की तो जानकारी देती ही देती है और ये तीव्रता की भी जानकारी देती है। तो यहाँ पे हम ना इंडिकेटर के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए, चारों इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिए। ज्यादातर सवाल जो एग्जाम में बनेगा वो बनता है गंधीय सूचक से, कि इनमें से कौन गंधीय सूचक है। तो हम गंधीय सूचक के रूप में प्याज, वेनिला और लौंग को याद रखेंगे। ऐसे गुलाब भी गंधीय सूचक में आ जाएगा आपका, लेकिन ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा जो आपका किस में रहेगा, गंधीय सूचक में रहेगा। अब हम लोग जानते हैं, इतना तो हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं, फिर से आते हैं टॉपिक पे, अम्ल क्षार लवण, इसकी पहचान लेते हैं। अम्ल क्षार लवण, तो इसमें पहले ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, अम्ल और क्षार के बारे में, इसकी पहचान कैसे होगी, ये क्या मतलब, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो दो तरीके हैं आपका, एक तो पहचानने का ये तरीका, एक ना डिफिनेशन के जरिए भी हम लोग इससे जानेंगे। किसके जरिए जानेंगे, डिफिनेशन के जरिए जानेंगे। तो पहला देखिए अम्ल है, तो अम्ल का हम लोग पहला ये पॉइंट बनाते हैं कि अम्ल का पहचान, इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं। अम्ल जो है उसकी पहचान है, ये है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। ये स्वाद में आपका क्या है, खट्टे होते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करके अम्ल क्षार की जानकारी को पूरी तरह से कंफर्म या बोल सकते हैं सत्यापित नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे अम्ल आएंगे जो आपका क्या है, वो पूरी तरह से खट्टा नहीं लगेगा टेस्ट में, लेकिन वो अम्ल रहेगा। तो इसके लिए ना अब हम आगे जानेंगे कि अम्ल का डिफिनेशन है क्या, अम्ल का वैज्ञानिक डिफिनेशन जाने। ये तो हम पहचान जान रहे हैं, ये परिभाषा नहीं है, ये क्या है आपका पहचान। पहचान में क्या होता है, हम बॉडी का इस्तेमाल पहले करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट जानते हैं, तो उसको बोलते हैं पहचान। जिसमें हम बॉडी का इस्तेमाल पहले नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिविटीज से पहचानते हैं, तो वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं डिफिनेशन। तो ये पहचान है अम्ल का। क्षार का पहचान बोलेगा तो क्षार में आएंगे, तो हम लोग क्षार का भी पहचान बोलने के लिए बोला जाए कि क्षार क्या, क्षार देखिए क्या है, समझते हैं। क्षार बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस में देखिए क्षार में एक और वर्ड आएगा, क्षारक। क्षार के साथ एक वर्ड आएगा आपका जिसको बोलते हैं हम लोग क्षारक। क्षारक क्या होता है, क्षारक आपका ज्यादातर वो होता है जो आपका OH यानी OH गुणक वाला रहेगा, आपका OH आयन वाला रहता है ये क्षारक। क्षारक क्या रहता है, OH आयन वाला, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से। OH आयन वाला होता है। क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर ये है कि सारे क्षारक जो है आपका, जो वो क्षार नहीं बन पाते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक है, जो जल में घुलता है क्षारक, वही आपका क्या कहलाता है, क्षार। अब क्षार को हम लोग स्वाद के जरिए कैसे जानते हैं, ये स्वाद के जरिए जानते हैं कि स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, ये स्वाद में
कड़वे या क्या होते हैं, तीखे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्षार। ये तो स्वाद से पहचानने का, ये पहचान बता रहे हैं हम। अब इसके अलावा हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। तो ये इतना क्लियर हो गया आपका। अम्ल में पहचानेंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल के बारे में पहले बताए थे। एसियर वर्ड से बना है आपका, एसियर वर्ड से, और इसी को हम लोग एसिडस बोलते हैं, जो लैटिन भाषा का वर्ड है। उसका अर्थ वहाँ खट्टा पदार्थ होता था, यहाँ एसिड हम लोग बोलते हैं, इसका अर्थ भी आपका अम्ल खट्टा पदार्थ होता है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। देखिए आगे हम लोग चलेंगे वैज्ञानिक डिफिनेशन इसका। अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण आ जा रहा है चैप्टर का नाम होने के कारण, मेन रूप से पहले अम्ल क्षार को हम पढ़ेंगे। तो अम्ल क्षार का ना वैज्ञानिक डिफिनेशन है। तो 3 लोगों ने इसका डिफिनेशन दिया है, जिसमें से एक है आर्हेनियस, दूसरा का नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, तीसरा का नाम है लुईस। तो हम ना पहले अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल का परिभाषा तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार, अम्ल का परिभाषा वो भी तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार। इसमें ना तीनों वैज्ञानिक ने अम्ल के बारे में अलग अलग डिफिनेशन दिया, अलग अलग टॉपिक पे। तो यहां हम कर देते हैं पदार्थ यहां पे हम कर देते हैं वैज्ञानिक, और यहां पे हम कर देते हैं परिभाषा। यहां पे हम लिख देते हैं इसका परिभाषा। अब पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे। कौन सा पदार्थ? अम्ल का। यहाँ हम पदार्थ के रूप में लिख देते हैं आपका एसिड, अम्ल, और इसकी परिभाषा, वैज्ञानिक परिभाषा। तो 3 वैज्ञानिकों ने इसका परिभाषा दिया है। पहला नाम है आपका आर्हेनियस का, आर्हेनियस। दूसरे का नाम है आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड ऐसा लिख देते, सॉरी, ब्रॉन्स्टेड, आधा सा पड़ेगा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, दोनों ने मिलके दिया है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। तीसरा का नाम यहाँ पे आ जाएगा आपका लुईस। तीसरा का नाम क्या रहेगा? लुईस। इन्होंने क्या दिया है? सारे इन लोगों ने जो डिफिनेशन दिया है वो 3 चीजों के आधार पे दिया है। अम्ल का पहला डिफिनेशन है जल में घुलनशीलता के आधार पे, दूसरा डिफिनेशन है प्रोटॉन के आधार पे, तीसरा डिफिनेशन है आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पे। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, इसकी जानकारी लेते हैं। तो आर्हेनियस ने कहा कि वैसा पदार्थ जो जल में, वैसा पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, वो आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब देखिए जल जो बना है, पहले से हम यहाँ पे बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जल जो बना है H2O, वो ना 2 आयन से मिलके बना है, H+ आयन का और OH- आयन का। तो यहाँ पर बोला गया है, आर्हेनियस ने ये बोला है कि वैसा पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है, यानी H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, वो वाला आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे, जो जल में घुल के H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। फिर दूसरा है आपका ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने, इन्होंने प्रोटॉन के आधार पे दिया। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, उसके जो नाभिक होते हैं, उसमें ना 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक कण को बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन, दूसरे को न्यूट्रॉन, तीसरे को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? उसके कक्ष में चक्कर काटते रहता है, यानी जो परमाणु होता है उसका कक्ष होता है, उसके चारों तरफ ना वो चक्कर लगाता है। कौन लगाता है चक्कर? इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने प्रोटॉन के आधार पे दिया। तो इन्होंने क्या बोला अम्ल के बारे में? इन्होंने बोला कि वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करता है, वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है, क्या कहलाएगा आपका? अम्ल कहलाएगा। किसने ये बोला है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने ये बोला है कि आपका वैसा पदार्थ जो प्रोटीन का त्याग करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तीसरा है आपका लुईस।
लुईस जो है उन्होंने बताया, उन्होंने अम्ल के बारे में ये बोला कि वैसा पदार्थ जो एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन, वैसा पदार्थ जो एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं अम्ल। तो अम्ल का ना 3 डिफिनेशन आ गया, तीनों वैज्ञानिक के आधार पे अलग अलग, लेकिन 10 के बोर्ड एग्जाम के व्यू से ओनली ये याद रखेंगे हम लोग ज्यादातर। हालांकि पूछा कोई भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट मतलब हम लोग जो व्यू रखेंगे, जिसपे फोकस रखेंगे, वह है आपका आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बोला, वैसा पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या बोला कि जो प्रोटॉन का त्याग करेगा वो अम्ल कहलाएगा। और लुईस ने क्या बोला कि वैसा पदार्थ जो एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन, निर्जन इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो ना तत्व के पास रहता है वो जोड़ा, लेकिन वो क्या है ना रासायनिक अभिक्रिया में या फिर जो आपका अभिक्रियाएं होती है उसमें ना भाग नहीं लेता वो। तो जब भाग नहीं लेता है तो इसके कारण हम लोग उसको बोल सकते हैं निर्जन, यानी उसका कोई काम नहीं है। निर्जन का मतलब होता है कमजोर, यानी वो समझ जाओ कि ऐसा है कि वो यूज में नहीं आ रहा है, तो वैसा, तो वैसे वाले को बोलते हैं निर्जन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका अम्ल का डिफिनेशन क्लियर। अम्ल का डिफिनेशन हमने तीनों वैज्ञानिकों के आधार पर पढ़ लिया। अब आगे हम लोग जानते हैं, इसका हम लोग ये ले सकते हैं नेक्स्ट आगे। अगला है क्षार का डिफिनेशन। तो पदार्थ है आपका, इधर लिख देते हैं, फिर आपका वैज्ञानिक का नाम इधर लिखते हैं हम लोग, फिर इसका ना डिफिनेशन इधर लिखते हैं, परिभाषा, यानी तीनों कौन कौन से वैज्ञानिक ने इसमें क्या क्या सा डिफिनेशन दिया है। तो पदार्थ अबर अम्ल के जगह पे कौन आ रहा है, क्षार आ रहा है। और वैज्ञानिक कौन कौन है आपका, 3 वैज्ञानिक फिर मिलेंगे हम लोगों को, आर्हेनियस मिलेंगे, फिर हमें मिलेगा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, फिर तीसरा वैज्ञानिक हमें मिलेंगे लुईस। और तीनों ने क्षार के बारे में भी डिफिनेशन सेम आधार पे दिया है। तो पहला डिफिनेशन इसमें ये है आपका, क्षार किसे बोलेंगे, तो आर्हेनियस के अनुसार वैसा पदार्थ जो जल में, वैसा पदार्थ जो जल में OH- आयन देता है, OH का ऋणात्मक आयन है, OH- आयन देता है, इसको हम लोग बोलते हैं, माइनस आयन देता है, वैसे वाले को बोलते हैं हम लोग आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। दूसरा डिफिनेशन है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार, वैसा पदार्थ जो अबर तबर में हम लोग अम्ल में क्या पढ़े थे, प्रोटॉन का त्याग, जस्ट उल्टा, जो प्रोटॉन का त्याग कर दे वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन को ग्रहण कर ले किसी दूसरे तत्व से तो वो आपका क्षार कहलाता है। तो वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, क्या कहलाएगा आपका, क्षार कहलाता है। तीसरा आपका लुईस के अनुसार, लुईस ने क्या बताया, वैसा पदार्थ जो एक जोड़ी, जैसे देखिए ग्रहण करेगा तो यहाँ पे एक त्याग करेगा, वैसा पदार्थ जो एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका, ये ना त्याग करता है, क्या करता है, त्याग करता है, यानी दूसरे को डोनेट करता है, वैसे वाले को हम लोग बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोलेंगे क्या, इस वाले को हम लोग बोलेंगे आपका क्षार कहलाता है। तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। तो अम्ल क्षार लवण, यहाँ तक हमने इसकी जानकारी ले ली, अम्ल क्षार लवण की हमने क्या कर ली, जानकारी ले ली। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इस पे।